हेलो फ्रेंड्स, ट्रस्ट गुरुजी चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी 30 सितंबर 2023 तक चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिट होनी है और 31 अक्टूबर तक आईटीआर जानी है। तो इसलिए हम आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनकी 5 करोड़ से कम रिसिप्ट्स हैं उनकी टैक्सेशन और ऑडिट के बारे में बात करेंगे। उसमें हम हमारे 10 टॉपिक लेंगे इस वीडियो में कि 5 करोड़ की कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस रिसिप्ट की गणना कैसे होगी, 12A में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ऑडिट की ज़रूरत है या नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, क्या 15% प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। अगर उस सोसाइटी के ऑब्जेक्ट क्लोज में एजुकेशन के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट हैं तो क्या वो ऑब्जेक्ट के साथ में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज नहीं करना चाहे तो उसका क्या होगा। आईटीआर फॉर्म कौन सा फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर 5 या आईटीआर 7। और अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट 5 करोड़ से कम है और उसका सेक्शन 12A में भी रजिस्ट्रेशन है तो क्या उसको ऑडिट करवानी होगी या बिना ऑडिट करवाए वो अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है। और आईटीआर की ड्यू डेट क्या होगी, 31 जुलाई होगी या 31 अक्टूबर, इन सब प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं 5 करोड़ के ग्रॉस रिसिप्ट की गणना कैसे होगी। 5 करोड़ की ग्रॉस रिसिप्ट्स की काउंटिंग के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं उनकी फीस और उसके अलावा उनकी हॉस्टल रिसिप्ट और ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट और कोई जो एजुकेशनल एक्टिविटी से संबंधित रिसिप्ट्स आ रही हैं वो रिसिप्ट काउंट होंगी। बैंक एफडी का ब्याज, अगर एफडी सोसाइटी के नाम से है तो काउंट नहीं होगी, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से है तो बैंक का ब्याज भी काउंट होगा। डोनेशन ग्रॉस रिसिप्ट के लिए काउंट नहीं होगा। अब आता है क्या 5 करोड़ से कम ग्रॉस रिसिप्ट वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। नहीं, सरकार ने 5 करोड़ से कम की ग्रॉस रिसिप्ट्स वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ब्लैंक एग्जेम्पशन दे रखा है सेक्शन 1023C 3 स्मॉल a स्मॉल d में। क्या उसके लिए ऑडिट की ज़रूरत है? नहीं, उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन फुलफिल करनी है, सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। इनकम टैक्स में ऑडिट की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। फ्रेंड्स, एक्ट के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट डिफाइन शब्द नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था क्वींस एजुकेशन सोसाइटी, उस जजमेंट की वजह से हम कितना भी प्रॉफिट कमा सकते थे बशर्ते कि उस प्रॉफिट को एजुकेशनल एक्टिविटी में री इन्वेस्ट करना होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2022 के अपने जजमेंट न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी में क्वींस एजुकेशन सोसाइटी के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। तो इसका अभिप्राय ये निकलता है कि अब हम ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते। और मेरी ओपिनियन में, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन में हमें एक रफ कैलकुलेशन करके देख लेना चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में 8% से ज़्यादा नहीं हो। कुछ मित्रों का क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 12A में 15% तक अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्या 15% की लिमिट यहाँ लगेगी। फ्रेंड्स, मेरी राय में 15% की लिमिट यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है 15% प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट एक एवरेज बिजनेस का प्रॉफिट 8% और 6% मानती है, तो 15% अगर प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम कमाएंगे तो वो नॉर्मल एवरेज बिजनेस की रेट से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरी राय है, आप अपनी ओवन कॉल लें इसके ऊपर।
बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज़ हैं जिनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही चलाते हैं। तो क्या वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को कंटिन्यू रख सकते हैं? फ्रेंड्स, अभी जो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी का जजमेंट आया है उसमें यह कह दिया कि अगर उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में दूसरे ऑब्जेक्ट हैं तो उसको सोलली फॉर एजुकेशन नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरी ओपिनियन है कि अगर आपके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में एजुकेशन के अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उनको आप अमेंडमेंट करके डिलीट करवा लें। फ्रेंड्स, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले ये कहते हैं कि हम कभी भी फ्यूचर के अंदर एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड नहीं करना चाहते। ऐसे केस में क्या करें? तो फ्रेंड्स, न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के जजमेंट के बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी सेक्शन 1023C थर्ड एडी का एग्जेम्पशन हो सकता है ना दे। इसलिए मेरी राय है उनको 12A के रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। ITR फॉर्म कौन सा यूज करें? ITR फॉर्म 7 यूज होगा। इवन न रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत न ऑडिट की ज़रूरत, उसके बावजूद भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनका 5 करोड़ से कम की ग्रॉस रिसिप्ट है उनके लिए ITR 7 ही यूज होगा। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिनका सेक्शन 12A में भी रजिस्ट्रेशन है और उनकी ग्रॉस रिसिप्ट भी 5 करोड़ से कम है, तो उनको क्या ऑडिट करवाना ज़रूरी है और उनको कौन सी सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहिए, सेक्शन 11 में या सेक्शन 1023C थर्ड एडी में? मेरा मानना है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। वो चाहें तो सेक्शन 11 का बेनिफिट ले लें, चाहें सेक्शन 1023C थर्ड एडी का बेनिफिट ले लें। जिस सेक्शन में भी वो एग्जेम्पशन लेना चाहेंगे उस सेक्शंस की कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो सेक्शन 11 का बेनिफिट लेना चाहेंगे तो उनको अपनी ITR रिटर्न टाइम पर फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा, उनको अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी। 5 करोड़ से कम वालों के लिए फॉर्म 10BB लगेगा इस फाइनेंशियल ईयर से। और अगर वो सेक्शन 1023C थर्ड एडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले सोलली का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, यानी उनको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में से एजुकेशन के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट डिलीट करवाने पड़ेंगे। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि उनको नॉट फॉर प्रॉफिट की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी और उनका मार्जिन कैलकुलेट कर लें वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में, वो मेरी ओपिनियन में 8% से कम होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ITR फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर? फ्रेंड्स, किसी भी अदर एक्ट में, इनकम टैक्स में तो ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरे एक्ट में अगर उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई के बजाय 31 अक्टूबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू होता है उसके ऊपर, तो उस एक्ट में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गई। राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या सोसाइटी में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रही हैं उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई होगी। फ्रेंड्स, इसमें आप अपनी कॉल लें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ के बाई लॉज में ये लिखा हुआ होता है कि हमें ऑडिट करवानी ज़रूरी है, तो उस क्लोज का बेनिफिट लेते हुए हम उसको ऑडिटेबल केस मानकर उसकी ITR की ड्यू डेट 31 अक्टूबर मान सकते हैं। अगर बाई चांस डिपार्टमेंट उसको डिले मानेगा तो जो लेट फाइलिंग की पेनल्टी है वो लग जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस लगातार आते रहेंगे और आपके इस वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट सुझाव हैं वो आपसे अपेक्षित हैं और आशा है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।